तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी के उसी क्रम में आज लगभग 3 दिनों बाद एक दूसरी कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। 3 दिनों तक मैं कहाँ गायब था, किस वजह से कहानी नहीं सुनाई, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। चूँकि शुरुआत में मैं नहीं चाहता कि कोई इधर उधर की बात करूँ, चूँकि कई लोग मुझसे इंटरेक्ट हैं, कई लोग नहीं हैं, कई लोग रैंडम सुनने आ जाते हैं, तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा। ये सारी बातें आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा और सीधा चलूँगा आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की जो खासियत है कि आमतौर पे जब हम कहते हैं कि आज का समय, आज का दौर ऐसा चल रहा है कि इस दौर में, इस समय में जो इंसानियत है, जो मानवता है, वो मर चुकी है। लेकिन आज की कहानी, इसे जब आप सुनेंगे, चूँकि कहानी साल 1998 की है, 1998 के जो लोग हैं, जो उस टाइम के बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं कि आज की पीढ़ी में, आज की जनरेशन में इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत का खात्मा हो चुका है। हमारे ज़माने में लोग बड़े अच्छे रहते थे, बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद जब मैंने पढ़ा तो मुझे खुद ऐसा लगा कि शायद इंसानियत, मानवता तो हमारे समाज से सदियों पहले जा चुकी है। भरोसे का कत्ल तो शायद कई सौ साल पहले से हो रहा है। रिश्ते नाते तो कई हजारों साल से कलंकित हो रहे हैं। और आज की कहानी भी इन्हीं घटनाओं में से एक ऐसी घटना है। लेकिन ये कहानी ऐसी थी जिससे शायद उस समय पूरा का पूरा यूपी और जिन्होंने ये कहानी सुनी वो सारे के सारे लोग दहल चुके हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा चलूँगा आज की इस कहानी के ऊपर। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998, जब गोंडा का रहने वाला एक आदमी सिपाही की, कांस्टेबल की भर्ती वगैरह देखता है। फिजिक अच्छी थी, दौड़ने धूपने में एक्सपर्ट था, लिहाजा उसका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद कुछ दिन तक वो ट्रेनिंग सेंटर जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद उसकी पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद कुछ टाइम बाद उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद उसकी एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद एक दूसरी बेटी होती है, उसके बाद एक और बेटी होती है और लास्ट में एक और बेटी हो जाती है। यानी इस आदमी की टोटल 4 बेटियां होती हैं। अब कांस्टेबल की ड्यूटी हो या फिर पुलिस की नौकरी, कब कहाँ पोस्टिंग हो जाए इस पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता था। और इसी क्रम में साल 1996-97 के आसपास इस सिपाही का, जिसका नाम था सूर्य नारायण चतुर्वेदी, इनकी पोस्टिंग लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में एक मोहल्ला है, किला मोहम्मदी। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मकान लिया था और इनकी पोस्टिंग इसी कृष्णा नगर मोहल्ले में, माफ़ कीजिएगा, कृष्णा नगर थाने के एक बिजनौर इलाके में होती है। अब वहाँ नौकरी लगती है, वहाँ पोस्टिंग होती है, लिहाजा इनको वहाँ पे शिफ्ट होना होता है। इसीलिए इन्होंने किला मोहम्मदी में एक मकान लिया। मकान में ये चारों पांचों लोग, 4 बेटियाँ, सूर्य नारायण चतुर्वेदी और इनकी पत्नी रहने के लिए आते हैं। तो इन्हें लगता है कि घर में बेटियां ही बेटी हैं, एक पत्नी है वो भी महिला, तो क्यों ना अपने भतीजे को अपने साथ ले लें। भतीजा रहेगा, थोड़ा बाहर का काम वगैरह करेगा, बाहर का सामान वगैरह कभी लाना हुआ, चूँकि बच्चियाँ छोटी हैं, उनको छोड़ के माँ बाहर जा नहीं सकती। पुलिस की नौकरी है, पता नहीं कभी लेट आना हो, कभी क्या हो, लिहाजा इस भतीजे को अपने साथ लेके चलते हैं। बच्चों से काफ़ी घुला मिला है, थोड़ा सा बड़ा भी है। घर की जिम्मेदारी, घर का बड़ा बेटा है, घर की जिम्मेदारी को संभालेगा, सारी चीज़ें करेगा। लिहाजा जो सूर्य नारायण है अपने उस भतीजे प्रदीप को अपने साथ लेते हैं। लेने के बाद लखनऊ शिफ्ट होते हैं। बाकी अपनी ज़िंदगी, अपनी नौकरी को बखूबी करते हैं। कभी दिन में पोस्टिंग होती, कभी रात में पोस्टिंग होती, कभी दूसरी जगह जाना होता, कभी पेट्रोलिंग पे जाना होता। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इधर जब शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट होने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, पूरे परिवार का आसपास के इलाकों में, आसपास के मोहल्लों में सबसे दोस्ती होती, सबसे रिश्ते बनते हैं। समय बीतता जाता है, कई लोगों से बड़ी घनिष्ठ दोस्ती होती है और इन्हीं सबसे खास दोस्तों में एक दोस्त इनके खुद के पड़ोसी यतेंद्र कुमार त्रिपाठी थे। यतेंद्र आए दिन इनके घर पे आते, ये भी यतेंद्र के घर जाते। चाय नाश्ता ये सारी चीज़ें घर पे ही होती, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से चलने लगती। और इसी क्रम में 22 अक्टूबर साल 1998 को यतेंद्र सूर्य नारायण से मिलने के लिए सुबह सुबह उनके घर पे आते हैं।
घर पे आते हैं, आवाज़ देते हैं, बेल बजाते हैं, लेकिन अंदर से ना सूर्य नारायण रिस्पॉन्स करते हैं, ना ही उनकी पत्नी रिस्पॉन्स करती है। अब यतेंद्र को लगता है कि शायद सूर्य नारायण की ड्यूटी लगी होगी, अभी तक लौट के आए नहीं होंगे। लिहाजा वो सूर्य नारायण की पत्नी को बुलाने लगते हैं, लेकिन उनकी भी आवाज़ अंदर से नहीं आती। अब इन्हें थोड़ा अजीब लगता है, इन्हें लगता है कि शायद जो भाभी जी हैं वो सो रही हैं। लिहाजा उस भतीजे को आवाज़ देने लगते हैं जो प्रदीप था, उसकी भी आवाज़ बाहर नहीं निकलती। अब इन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि घर के सारे लोग शायद सो रहे हैं, या क्या हो गया, ऐसा ऐसा कभी हुआ नहीं। लिहाजा जो यतेंद्र कुमार त्रिपाठी थे, उस दरवाजे को खटखटाने के लिए हल्का सा ऐसे हाथ मारते हैं। हाथ मारते हैं, मारने के बाद दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था, दरवाज़ा खुल जाता है, कुंडी वगैरह लगी नहीं थी। अब दरवाज़ा भी खुला हुआ, अंदर से कोई बोल भी नहीं रहा। यह चीज़ यतेंद्र को कहीं ना कहीं अब चौंकाने लगी थी। लिहाजा वो चेक करने के लिए कि कौन कहाँ पे है, कौन सो रहा, कौन जाग रहा, कौन घर पे है, कौन कहीं गया हुआ है, ये चेक करने के लिए जैसे ही यतेंद्र कुमार त्रिपाठी अंदर जाते हैं, तो अंदर के उस मंजर को, अंदर के उस नज़ारे को देखने के बाद एक तरह से यतेंद्र कुमार त्रिपाठी की ना चाहते हुए भी चीख निकल जाती है। दरअसल अंदर पूरे फर्श पे खून ही खून फैला हुआ था। एक तरफ जो सूर्य नारायण की पत्नी थी, उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पे उनकी बेटियों की बॉडी पड़ी हुई थी। सबके शरीर पे गहरे गहरे जख्म थे, मानो किसी चीज़ से उनको काटा गया हो, और हर एक कट से, हर एक चोट से खून निकल रहा है। अब ये चीज़ देखते हैं, देखने के बाद वो हल्ला गुल्ला करते हैं। चीख पहले ही निकल चुकी थी, और ये चीख आसपास के इलाकों में फैलती है। फैलने के बाद सारे के सारे लोग घर के पास भागते हैं, धड़धड़ा के अंदर जाते हैं। सीन को, उस मंजर को देखने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी भी लाश को, या फिर जितनी भी लोग थे उनको जाके चेक कर सके कि कौन जिंदा है, कौन मर गया। लिहाजा फौरन सारे के सारे लोग पुलिस थाने की तरफ भागते हैं। कोई फ़ोन करता है, कोई खुद जाता है, चूँकि 1998 में ना ही इतने मोबाइल फ़ोन थे, ना ही इतना टेलीफोन था। यदा कदा घरों में ही फ़ोन होते थे, यदा कदा घरों में ही ऐसी सुविधाएं होती थी, शायद मोबाइल तो आया भी नहीं था। लिहाजा कुछ घंटों में पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। जब उसके पास सूचना जाती, जाने के बाद उस टाइम वही जीप वगैरह थी, उसको पुलिस उठाती है। उठाने के बाद पहुँचती है। पहुँचने के बाद पुलिस भी एक तरह से सख्ते में आती है कि उनकी ही एक सिपाही के घर में ऐसा कुछ हो गया है। सिपाही बेचारा अभी ड्यूटी पे है, उसको तो कुछ पता भी नहीं कि उसके परिवार के साथ क्या हो गया। पुलिस वाले आते हैं, सारे क्राइम सीन को अपने कब्जे में लेते हैं। बाकी सबसे पहले जो लाशें थी उन्हें उठाने के लिए एम्बुलेंस बुलवाते हैं, और जैसे ही एम्बुलेंस वाले आते हैं और वो लोग लाश उठाने लगते हैं, इसी बीच एक वार्ड बॉय को बड़ी अजीब चीज़ लगती है। दरअसल वो देखता है कि जो बच्चे थे उनकी सांसें तो टूट चुकी थी, लेकिन जो महिला थी, सूर्य नारायण की पत्नी, उसमें भी अभी उखड़ी उखड़ी सांसें बची थी। लिहाजा फ़ौरन वार्ड बॉय कहता है कि साहब ये तो जिंदा है, इसे बचाया जा सकता है। इतना कहते ही फ़ौरन लाश को अलग गाड़ी से भेजा जाता है, और इस महिला को जो भी प्राइमरी सपोर्ट था वो लगाते हुए फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ लेके भागते हैं। इधर एक आदमी जाता है, वो बेचारा जैसे तैसे हिम्मत करके सूर्य नारायण को इस घटना की जानकारी देता है। ज़्यादा कुछ कहता नहीं, बस इतना कहता है कि आप अपने घर पे आ जाइए, कुछ आपके घर पे अनहोनी शायद हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। सूर्य नारायण भी जब तक घर पे पहुंचते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। देखने के बाद गश खा के वो बेहोश हो जाते हैं। अब एक अजीब मुसीबत, परिवार वालों में 3 लोगों का कत्ल हो चुका है। एक महिला जो घायल है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया है, जीवन मौत से लड़ रही है, पता नहीं अगले पल उसके साथ क्या हो जाए। ये चीज़ देखने के बाद सूर्य नारायण भी बेहोश हो चुके हैं, लिहाजा इनको भी हॉस्पिटल लेके भागा गया। घंटों बीते, घंटों बीतने के बाद सूर्य नारायण को जब होश आया, तो सूर्य नारायण सारी चीज़ें पूछता है, और लास्ट में एक सवाल कहता है कि सारी चीज़ तो ठीक है, जो मेरा भतीजा था, जो मेरे घर का चिराग था, वो कहाँ है। अब ये सवाल जब पुलिस वालों के कानों में पड़ता है, तो पुलिस वालों के होश भागता कि हम तो अंदर गए थे तो 4 ही लोग थे, ये 5वां कौन है और वो कहाँ गायब है। अब सूर्य नारायण पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है, चूँकि मामला उसके विभाग का था, वो कहता है कि जल्द से जल्द इसको खोजा जाए। पता नहीं जो कोई हमला करने आया था, शायद वो मेरे भतीजे को लेकर चला गया, वहाँ से गायब हो गया। पुलिस वालों को भी ये बात लगती है कि शायद कोई हमलावर था, उसने हमला किया।
जो भतीजा था प्रदीप, उसने विरोध किया होगा, काफ़ी हाथापाई होगी, उसके बाद प्रदीप को उठा ले गए होंगे। हो सकता है फिरौती के लिए हुआ है या फिर कोई दुश्मनी हो। अब इस बात का खुलासा या तो वो प्रदीप कर सकता था अगर वो जिंदा होगा तो, या फिर ये महिला जो बेचारी बेहोश है, अभी जीवन मौत से लड़ रही है, अगर ये ठीक हो जाए तो ही ये बता सकती है कि कौन किया है या फिर किसने किया है, क्यों किया है। लिहाजा महिला के जब कुछ होश में आने के या फिर ठीक ठाक हालत में आने के आसार नहीं दिखते हैं तो पुलिस वाले उस प्रदीप को खोजने के लिए मशक्कत करने लगते हैं, जगह जगह खोजने के लिए उसके हुलिये को चस्पा करने लगते हैं, जगह जगह उसके पोस्टर लगाए जाते हैं। माफ़ कीजिएगा। पोस्टर लगाने के बाद अब इंतज़ार करते हैं कि कहीं से कोई जानकारी अगर मिल जाती या फिर कोई फ़ोन आ जाता तो शायद कोई चीज़ क्लियर हो जाती कि किसने किया, क्यों किया। एक सिपाही के घर में ऐसा हो रहा है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है। अब जब पुलिस वालों ने पोस्टर लगाया तो कहीं ना कहीं ये मामला मीडिया में भी पहुंच गया। मीडिया से होते हुए पूरे देश में फैल गया और पूरे देश की नज़र इस मामले पे आके टिक गई कि कैसे एक ही परिवार के 4 लोगों को मारा गया, 5वां गायब है। 5वां कहाँ है ये भी पता नहीं, और किसने किया, क्यों किया, ये सारे सवाल अभी काल के गर्भ में हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तभी अचानक से बलरामपुर से एक फ़ोन आता है। बलरामपुर एक ज़िला है, वहाँ पे फ़ोन आता है कि एक आदमी जो पीपल के पेड़ के नीचे मिला था उसका हुलिया जो लखनऊ की पुलिस बता रही उसके हुलिये से मैच कर रहा है। जो मिला था वो बेहद घायल था। घायल होने के बाद अभी बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वो भी जीवन मौत से लड़ रहा है। अगले ही पल उसके साथ क्या हो जाए ये भी कुछ पता नहीं। यानी जिसने हमला किया था इन 5 के साथ कुछ ऐसा इसने किया था कि 3 मर चुके थे, चौथे 5वें लोग जीवन मौत से लड़ रहे थे। किसके साथ कुछ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये जानकारी जैसे ही लखनऊ पुलिस को मिलती है, लखनऊ पुलिस फौरन भागती है बलरामपुर की तरफ, जिला अस्पताल पहुंचती है। लेकिन जैसे ही जिला अस्पताल पहुंचती है तैसे ही खबर लगती है कि इस लड़के की भी मौत हो गई। अब 3 लोग पहले मर चुके हैं, चौथा यहाँ मर गया, 5वीं महिला जीवन मौत से लड़ रही है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई रीज़न नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ जानकारी नहीं है। जगह जगह तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब पुलिस वाले इन 4 का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला करते हैं। 4 का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी अजीब चीज़ आई। दरअसल जो तीनों बच्चियां थीं जिनकी लाशें मिली थी, जिसमें से एक 1.5 साल की बच्ची, एक 3 साल की बच्ची, एक 5 साल की बच्ची, उनको तो किसी धारदार हथियार से काटा गया था। लेकिन जो ये आदमी मरा था प्रदीप, 22-23 साल का लड़का, उसकी मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से, गर्दन की नस टूटने की वजह से हुई थी। अब ये अपने आप में एक अजीब मर्डर मिस्ट्री थी कि 3 आदमी, अगर एक परिवार में 5 आदमी रह रहे हैं, 4 लोगों को काटा गया, उसमें से एक जीवन मौत से लड़ रहा है, 3 मर गई, तो चौथा बलरामपुर कैसे पहुंच गया, और बलरामपुर पहुंचा तो ऊंचाई से गिर के कैसे मरा। अब ये चीज़ पुलिस महकमे के साथ साथ चाहे वो CBI हो, चाहे CID हो, या फिर हम आपके लिए भी बड़ी अजीब थी कि अगर मर्डर हो रहा है, 5 लोग एक घर में हैं, तो 5 का मर्डर एक तरीके से होना चाहिए, और अगर एक तरीके से नहीं हो रहा तो 5वां कैसे उतनी दूर जाके मरा, और उतनी दूर जाके मरा तो उसके मरने का तरीका इतना अलग क्यों है, वो ऊंचाई से कैसे गिर के मर सकता है। ये सवाल इतना अजीब था कि पुलिस वाले घंटों से लेकर महीनों तक कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस के पास न कोई जवाब था, न ही पुलिस के हत्थे कुछ लगता है। अब पुलिस वालों के पास जब कहीं से कोई सुराग, कोई सबूत नहीं मिलता तो पुलिस वाले अपना पूरा ध्यान इस महिला के स्वास्थ्य पे लगाते हैं कि जैसे तैसे महिला अगर ठीक हो जाए तो शायद ये मामला सुलझ जाए। और इसी क्रम में 10-15 दिनों बाद जब इस महिला को होश आता है तो पुलिस वालों के अंदर एक उम्मीद जगती है, और शायद पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जगती है कि इस पूरे नरसंहार का खुलासा शायद अब हो जाए। लेकिन महिला होश में जब आती है तो आने के बाद एक अजीब कश्मकश हो जाती है। दरअसल वो महिला होश में तो आ चुकी थी, लेकिन फावड़ा एक ऐसी जगह पे लगा था, जिस चीज़ से काटा गया था एक ऐसी जगह पे लगा था, जिस वजह से अब महिला कुछ बोलने में असमर्थ थी, और महिला पढ़ी लिखी भी नहीं थी, यानी कुछ लिख के भी नहीं बता सकती थी। पुलिस वाले एक तरह से जहाँ उनका चेहरा खिला था वैसे ही उनका चेहरा बुझ जाता है। अब उनके पास न कोई सबूत था, न कोई सुराग था, ना ही कोई चीज़ थी। लिहाजा पुलिस वाले धीरे धीरे इस मामले में
अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन न किसी पे कुछ जांच आती है, न कुछ पड़ताल आती है, अलग अलग एंगल खंगाले जाते हैं। 3-4 साल पहले एक डकैती हुई थी, उसमें जो सूर्य नारायण चतुर्वेदी थे, उन्होंने एक डकैत को रंगे हाथों पकड़ा था, जान पे खेल के गिरफ्तार किया था। पुलिस वालों को लगता है कि शायद इन डकैतों ने तो कुछ नहीं किया, लिहाजा पुलिस वाले उन डकैतों को उठाते हैं, उनसे अलग अलग तरीके से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं लगता। इधर फिर पुलिस वालों को लगता है कि शायद इस महिला का किसी से अफेयर रहा हो, इस वजह से कुछ हो गया हो। पुलिस वाले इस एंगल पे भी जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता। चोरी से लेके, डकैती से लेके, पुरानी रंजिश से लेके, दुश्मनी से लेके, किसी से अफेयर से लेके, जितने एंगल संभव थे सारे एंगल पे पुलिस बारीकी से नज़र डालती है, लेकिन किसी भी एंगल से पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता। समय बीतता जा रहा था, पब्लिक की, मीडिया की जो एक गुस्से की आग थी वो भी बढ़ती जा रही थी। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा था, पुलिस पे तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन इसी बीच एक आध महीने बीतने के बाद सूर्य नारायण की पत्नी को होश आता है। अब फिर से होश आता है और कुछ जब 2-4 शब्द बोलती है, यानी गले की जो जख्म था वो जख्म भर चुका था और ये महिला बोल सकती थी, तो फौरन पुलिस वाले भागते हैं और सबसे पहले सूर्य नारायण खुद ऑन ड्यूटी था, ऑन ड्यूटी वो भागता है। भागने के बाद जब पूछता है कि उस घर में उस रात क्या हुआ था, किसने मारा, क्या मारा, तो महिला बेचारी रोने लगती है। रोने के साथ साथ कुछ ऐसी कहानियों सुनाती है जिसे सुनने के बाद, चाहे वो सूर्य नारायण थे, चाहे वहाँ पे खड़े मीडिया कर्मी थे, चाहे पुलिस वाले थे, चाहे जो थे, चाहे अस्पताल के डॉक्टर थे, सबकी रूह कांप गई थी उस घटना को सुनने के बाद। दरअसल इस महिला ने बताया कि जो उनकी तीनों बेटियां थी, 5 साल, 3 साल और 1.5 साल, ये तो छोटी थी, लेकिन इनके अलावा इनकी एक और बेटी थी जो लगभग 8 साल की थी। मैंने गलती की, मुझे वीडियो में इसको मेंशन करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब बता देता हूँ। जो 8 साल की बेटी थी, कहने को तो वो 8 साल की थी, लेकिन उसका दिमाग 2 साल के बच्चों जैसा था। वो मंदबुद्धि थी, उसके सोचने समझने की क्षमता उतना ज़्यादा थी नहीं। सोते सोते कभी रात में उठ के चौंकने लगती, कभी बर्तन फेंकने लगती, कभी अजीब हरकतें करती, कभी किसी के ऊपर जाके सोने लगती, कभी माँ की गोद में बैठ जाती। अब एक आदमी जिसे सुबह ड्यूटी पे जाना हो, एक महिला जिसे सुबह अपने पति के लिए खाना बनाना हो, अपने बच्चों के लिए खाना बनाया हो, रात के 3 बजे अगर कोई बच्चा या फिर कोई घर का सदस्य उसे रोज़ डिस्टर्ब करे, रोज़ चिल्लाए, रोज़ शोर शराबा करे, तो उसे बड़ा अजीब लगेगा। वो यही चाहेगा कि जैसे तैसे करके कोई इस बच्चे को शांत करा दे। ये 8 साल की बेटी कभी अपनी माँ के पास जाके सोने लगती, कभी अपने भाई के पास जाके सोने लगती, कभी अपनी बहनों को जगा के कहती कि मुझे सोना है। पूरी रात ये चिल्लाती, किसी को भी सोने नहीं देती। ये सिलसिला सालों से चला आ रहा था, लेकिन 1998 में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बच्ची शांति से जाती अपने भाई के रूम में, सो जाती, रात भर चिल्लाती तो, लेकिन ज़्यादा भटकती नहीं, इधर उधर जाती नहीं। माँ को भी लगता कि चलो ठीक है, भाई के पास सो रही है, भाई इसे शांत करा दे रहा है, शायद भाई के पास ये खेल रही है। माँ भी कई महीनों तक रिलैक्स होती है, लेकिन एक दिन अचानक से जब देखती है, माँ की नींद रात में खुलती है और देखती है कि उसकी जो बेटी है वो अजीब तरीके से आज कराह रही है, और ये कराह बड़ी अजीब है। तो इस कराह को सुनने के बाद, उस तकलीफ भरी आवाज़ को सुनने के बाद, वो माँ उठती है। उठने के बाद जैसे ही कमरे के अंदर जाती है अपने बेटे के, अपने भतीजे के, प्रदीप के, तो अंदर की उस सीन को देखने के बाद माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उसकी बेटी बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटी हुई थी और प्रदीप जो था उसके साथ गलत काम कर रहा था। अब इतना देखने के बाद माँ फ़ौरन लाइट जला देती है। अब अपनी चाची को देखने के बाद प्रदीप फ़ौरन कपड़ा पहनने लगता है। इधर माँ गुस्साते हुए उसे थप्पड़ वगैरह मारने लगती है और कहती है कि आने दो, तुम्हारे चाचा को सारी चीज़ बताऊंगी। लेकिन जैसे ही ये बात प्रदीप सुनता है तो इस बात को इग्नोर करते हुए बस अपने कपड़े को चुपचाप वो पहनता है। पहनने के बाद अपना चप्पल पहनता है और पास में ही रखा एक फावड़ा उठाता है। उठाने के बाद अपनी चाची के सिर पे एक फावड़ा बहुत तेज़ी के साथ मारता है। चाची के सिर पे फावड़ा लगता है, चाची गिरती हैं। गिरने के बाद दर्द से कराहने लगती हैं। कराहने के बाद दूसरा फावड़ा उठा के उनकी गर्दन पे मारता है।
उसके बाद अपनी उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे फावड़े से काटता है। बाहर आता है तो देखता है वो 5 साल की उनकी बेटी देख रही थी, उसको भी मारता है। इतने में 3 साल की बेटी जग जाती है, उसको भी उसी तरीके से काट देता है और अंत में उस 1.5 साल की अपनी छोटी बहन को भी काट देता है। काटने के बाद उस मंदबुद्धि अपनी चचेरी बहन को ठीक ठाक तरीके से कपड़े पहना के उसे उसी हाल में छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वहाँ से पैदल भागने लगता है, बस वगैरह पकड़ के जैसे तैसे बलरामपुर पहुँचता है। लेकिन इस घटना का उसके दिमाग में ऐसा प्रभाव था, उसे लग रहा था कि अब पुलिस मुझे खोज लेगी, मुझे पकड़ लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इस चीज़ से बचने के लिए वो पास में ही जो पीपल का पेड़ था उस पर चढ़ने लगता है, बलरामपुर जिले के उस पीपल के पेड़ पे, और वहीं से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई थी, गर्दन की हड्डी टूट गई थी। यानी कायदे से कहा जाए तो इस गुनाह की सज़ा उसे ऊपर वाले ने ही दी थी। नहीं तो अगर वो पेड़ पे ना चढ़ता और वहाँ से भाग जाता या फिर ये महिला मर जाती तो शायद ये मामला ठंडे बक्से में चला जाता, चूँकि 1998 में ना इतनी कोई टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी कोई ऐसी चीज़ थी जिससे इस मामले का खुलासा किया जा सके। लेकिन जो हुआ, पुलिस ने भले ही लेट कार्रवाई की या फिर लेट जानकारी इसमें पाई, लेकिन ऊपर वाले के घर में शायद उस टाइम न देर थी ना अंधेर थी। अपने कर्मों की वजह से पेड़ से गिरा, गर्दन की नस टूटी और शायद पूरा दिन वो तड़पा दर्द से, उसके बाद उसकी मौत हुई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, तो कल मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन मैंने सोचा था कि आपको कहानी वगैरह सुनाता रहूँगा, एग्ज़ाम की तैयारी भी करता रहूँगा। लेकिन अचानक से 3 दिन पहले मुझे बड़ा तेज़ सा बुखार हुआ। बुखार होने के बाद गले पे उसका प्रभाव, खांसी वगैरह आने लगी, और कुछ ऐसा हुआ कि मैं घर पे भी नहीं था, नहीं तो तब भी मैं कोशिश करता कि कहानी वगैरह सुना देता। तो तबीयत भी ख़राब थी, एग्ज़ाम भी था, और मैं घर पे भी नहीं था, अपने जहाँ सेंटर गया था उस जगह पे था। लिहाजा न चाहते हुए भी आपसे एक दूरी बनी रही 3-4 दिनों तो अगर सच कहूँ तो 2 बातें आज आपसे कहना चाहूँगा। पहला, मुझे लगता था कि आपको मेरी कहानियाँ सुनने की आदत है, आपको मेरी कहानी सुनने की लत है, लेकिन 3 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि आपके सुनने से ज़्यादा मुझे सुनाने की लत लग चुकी है। क्योंकि 3 दिनों तक मैं अजीब सा बेचैन रहा कि आज कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आज पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे। और इन 3 दिनों में मैंने देखा कि इस यूट्यूब के कैरियर में मैंने कमाया क्या क्या है। पैसे आप छोड़ दीजिए, लेकिन जितना आप लोगों का प्यार मैंने कमाया है, न जाने कितने लोग डेली मुझे मैसेज कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे थे, हर एक वीडियो पे जा के कमेंट कर रहे थे, मेरी कम्युनिटी पोस्टों पे कमेंट कर रहे थे कि आपको क्या हो गया, आप कहानी क्यों नहीं सुना रहे हैं। सच कहूँ तो ये जो दौलत है, ये ना किसी पैसे से खरीदी जा सकती है, न किसी और चीज़ से खरीदी जा सकती है। ये जो कमाया है मैंने अपने 3-4 महीनों के इस यूट्यूब कैरियर में, ये बस एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छे संबंध से जो हमारे और आपके बीच में बना हुआ है, इस वजह से आपका इतना प्यार मिला। और जिन लोगों का मैंने रिप्लाई नहीं दिया कमेंट में, उनसे माफ़ी चाहूँगा, चूँकि मेरी हालत, मेरी तबीयत और मेरी स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मैंने फ़ोन से एक दूरी बनाई हुई थी। पेपर भी था, पढ़ना भी था, इधर तबीयत भी ख़राब, तो आप समझ ही सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप बुरा मत मानिएगा। अमूमन मैं सबके रिप्लाई देता हूँ जहाँ तक हो सकता है। 2-3 दिनों में मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, और आज से फिर कहानी का वही सिलसिला लगातार रहेगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।